जैन कर्ट्स, देखो यार, अगर आपसे मैं बोलूं कि आपका अगर एनडीए रिटर्न निकल जाए, एसएसबी भी निकल जाए, फिर भी आप रिकमेंड नहीं होगे, तो आपको सुनकर यह कैसा लगेगा? ऑब्वियसली बहुत ही खराब लगेगा। ठीक है, तो होता यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट का एनडीए रिटर्न और एसएसबी भी निकल जाता है, लेकिन वो मेडिकली अनफिट डिक्लेयर कर दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पहले से नहीं मालूम होता है कि मेडिकली ये चीजें चेक होती है। ठीक है, तो जो पहले से वो क्योर करके नहीं जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में उसी के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से टेस्ट होते हैं मेडिकल में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले यार, जो भी न्यू व्यूअर हो, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, और लाइक भी कर देना, और अपने आसपास जो भी फ्रेंड्स होंगे उनको शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपको मालूम होगा कि दो टाइप के रिजेक्शन मिले जाते हैं। पहला होता है टीआर, ठीक है, टेम्पोररी रिजेक्शन जिसे बोला जाता है, और दूसरा जो रिजेक्शन है उसको परमानेंट रिजेक्शन बोला जाता है। आप समझ सकते हैं, टीआर का मतलब होता है टेम्पोररी रिजेक्शन, यानी कि वो रिजेक्शन जो कुछ समय के लिए दिया जाए, कुछ समय के लिए जो रिजेक्शन दिया जाए उसको टीआर बोला जाता है। ये बेसिकली 42 डेज के लिए दिया जाता है, 42 दिनों के लिए लगभग दिया जाता है ये। और परमानेंट रिजेक्शन अगर मिल जाएगा आपको, तो फिर आप फिर से अपील नहीं कर, फिर से आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ठीक है, देखिए, परमानेंट रिजेक्शन में भी ऐसा होता है कि अगर आपको परमानेंट रिजेक्शन एक बोर्ड से मिल गया, तो आप 2-3 बोर्ड में अपील कर सकते हैं। एग्जांपल, जैसे आपको मान लीजिए कि किसी को फांसी की सजा मिल गई, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फांसी की सजा मिल गई तो वो हाई कोर्ट जा सकता है। अगर हाई कोर्ट भी उसको फांसी की सजा दे दी तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट दे दी तो भाई फांसी लगेगी ही, कोई नहीं बचा सकता। ऐसे ही अगर परमानेंट रिजेक्शन आपको मिला है तो आप 2-3 बोर्ड होते हैं, उसमें आप जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि टेम्पोररी रिजेक्शन कब मिलता है और परमानेंट रिजेक्शन कब मिलता है। टेम्पोररी रिजेक्शन की बात करें तो आपका विजन 6/6 या 6/9 होना चाहिए। ठीक है, अगर ये नहीं होता है तो फिर आपको टेम्पोररी मिल जाएगा। देखिए, 6/6 का मतलब ये होता है कि आपको 9 मीटर दूर से चीजें साफ साफ दिखाई दे। ठीक, अगर आप फ्लाइंग ब्रांच में जाना चाहते हैं, फ्लाइंग ब्रांच यानी कि जो ये फाइटर जेट ये सब हेलीकॉप्टर उड़ाना चाहते हैं, तो उनके लिए 6/6 विजन आपका नेसेसरी है। अगर 6/6 विजन नहीं रहेगा तो आप फ्लाइंग ब्रांच में नहीं जा सकते हो। ठीक है, 6/6 या 6/9 आपका होना चाहिए। फ्लैट फुट अगर आपके पास होगा, यानी ये एक टाइप का रिजेक्शन होता है जिसमें टीआर मिलता है, यानी आपका जो पाँव होता है वो थोड़ा सा फ्लैट रहता है। ठीक है, तो फ्लैट फुट आपके पास रहेगा तो आपको टेम्पोररी रिजेक्शन मिलता है। नोकनेस की समस्या काफी होती है। नोकनेस का मतलब होता है कि जैसे आप फिगर में देख पा रहे होंगे, आपका ठेहुना दोनों सटा हुआ होता है, तो ये क्योर हो जाता है कुछ एक्सरसाइजेस करने के कारण। ठीक है, नोकनेस में आपको टीआर मिलता है। कैरिंग एंगल का मतलब हुआ कि आपका कितना ये डिग्री जो है टिल्टेड है। ऐसे आप हाथ सीधा करेंगे, आप ऐसे हाथ सीधा करेंगे तो आपका कितना ये टिल्टेड है, वही कैरी एंगल होता है। ठीक है, अगर आपका कैरी एंगल 0.5 mm से कम है तो आपको टीआर मिलेगा। वहीं आपका कैरी एंगल 0.5 mm से ज्यादा रहेगा तो आपको पीआर मिलेगा, यानी परमानेंट रिजेक्शन मिलेगा, फिर आप नहीं अपील कर सकते हो। अगला होता है स्वीटी पाल्म। स्वीटी पाल्म का मतलब होता है कि कितना ऐसे होते हैं स्टूडेंट जिनके हाथों से पानियां निकलता है, स्वेट यानी पसीना निकलता है। तो अगर आपके हाथों से भी पसीना निकलता होगा तो वो प्रॉब्लम की चीजें बन सकती है। देखिए, कितनों का ज्यादा पसीना निकलता है, कितनों का कम निकलता है। जिनका कम निकलता है वो तो क्योर हो जाएगा कुछ एक्सरसाइज और कुछ मेडिसिन लेने से, लेकिन जिनका ज्यादा निकलता है उनको पीआर मिल सकता है। ठीक है, तो इसमें ज्यादातर पीआर ही मिलता है, पीआर बहुत कम चांसेस है मिलने का। अगला है पाइल्स, जिनको बवासीर होता है उनको टीआर ही मिलता है, क्योंकि ये क्योरेबल डिजीज है, ये आपसे क्योर हो जाएगा आसानी से। ठीक है, और डेंटल पॉइंट, देखिए डेंटल पॉइंट आपका मिनिमम 14 होने चाहिए। ठीक है, 14 मिनिमम डेंटल पॉइंट होना चाहिए, 14। अगर इससे आपके ज्यादा है तो ठीक रहेगा, अगर कम रहेगा तो फिर आपको पीआर मिल सकता है। अगर पीआर की बात करें तो देखिए, पीआर में भी बहुत बच्चों का कहना था कि भैया हम चश्मा लगाते हैं, क्या हम एलिजिबल हैं ऑफिसर बनने के लिए? तो यस, आप एलिजिबल हो। ठीक है, लेकिन उसका भी एक क्राइटेरिया होता है। अगर आपको मायोपिया है, मायोपिया मतलब जिसको दूर की चीजें ना दिखाई दे, तो उनके लिए जो उनका पावर है, चश्मा का जो पावर होना चाहिए वो -2.5 डायोप्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, -2.5 डायोप्टर से अगर ज्यादा रहेगा तो उनको परमानेंट रिजेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, और जो हाइपरमेट्रोपिया यानी जिनको नजदीक की चीजें नहीं दिखाई देती है, उनका जो पावर होना चाहिए वो +3.5 डायोप्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। +3.5 डायोप्टर से कम रहेगा तो ठीक रहेगा, ज्यादा रहेगा तो आपको पीआर मिल जाएगा। कलर ब्लाइंडनेस, ये ऐसी डिजीज होती है जो कि क्योर नहीं हो सकती है, ये जेनेटिक ट्रांसफर होते रहता है, एक वंश से दूसरे वंश में ये ट्रांसफर होते रहता है, तो इसका कोई क्यूरेबल डिजीज, ये क्योर नहीं है इसका, इसलिए इसको परमानेंट रिजेक्शन मिलता है। कलर ब्लाइंडनेस का मतलब यही हुआ कि आपको दो कलर को आप पहचान नहीं पाओगे, जैसे रेड ग्रीन बोल दें कि पहचानो रेड ग्रीन कौन है, तो आप उसमें पहचान नहीं पाओगे, उसी को कलर ब्लाइंडनेस बोला जाता है। सिटी पाल्म, हाँ मैंने बताया पहले, अगर सिटी पाल्म ज्यादा रहेगा तो आपको पीआर मिल जाएगा, कम रहेगा तो टीआर मिलेगा। कैरिंग एंगल, ये भी मैंने बता दिया कि अगर 0.5 mm से आपके ज्यादा रहेगा, ऐसे हाथ करेंगे तो थोड़ा ये ज्यादा रहेगा तो आपको पीआर मिलेगा। ठीक है, डेंटल पॉइंट आपको 14 मिनिमम होना चाहिए, 14 से कम रहेगा तो आपको पीआर मिलेगा ही मिलेगा, अगर ज्यादा रहेगा तो और बढ़िया है, लेकिन इसमें बहुत कम लोगों का रिएक्शन होता है, ना के बराबर। ठीक है, डेंटल पॉइंट इतना मिनिमम सबका रहता है। हाइट की बात करें तो यार, हाइट का देखो, जो मेल कैडेट है, मेल का हाइट जो होना चाहिए वो 157 सेंटीमीटर होना चाहिए, 157 सेंटीमीटर मेल जो है उनका हाइट होना चाहिए, और जो फीमेल है उनका 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो पहाड़ों पे और कुछ ऐसी जनजातियां हैं जिनका 5 सेंटीमीटर रिलैक्सेशन दिया जाता है। ठीक है,
5 सेंटीमीटर रिलैक्सेशन। लेकिन जो जनरल कैटेगरी ओबीसी ये सब आते हैं उनके लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। हाइट 157, अगर 1-2 सेंटीमीटर होता यह है कि अगर कोई कैंडिडेट 15, 16 या 17 ईयर का होता है तो उसका 1-2 सेंटीमीटर कम हाइट रहता है तो वो एलिजिबल, मतलब उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, क्योंकि उनको भी मालूम रहता है कि अभी इसकी एज बढ़ने वाली है, अभी एज उतनी नहीं हुई है जिस एज में है अभी इसकी हाइट बढ़ेगी। ठीक है, तो 2-3 सेंटीमीटर आपका कम रहेगा, अगर आपका एज 18 से कम रहेगा तो आप एक्सेप्टेबल है। तो ये हो गया हमारे टीआर और पीआर। टीआर जब मिलता है तो आपको मिनिमम 42 डेज का टाइम गैप मिलता है। अगर आप 42 डेज में जो भी आपका प्रॉब्लम है उसको क्यूर कर लेंगे तो फिर आप जाकर के अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई कर सकते हो मतलब जहां से आपको रिजेक्शन मिला था वहीं से आपकी आगे की कार्रवाई होगी। ये नहीं कि आपको टीआर मिल गया तो फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर से एग्जाम देना पड़ेगा, फिर से एसएसबी देना पड़ेगा, ये सब नहीं। जहां से आप मतलब भगाया था वहीं से स्टार्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी प्रॉब्लम हो गई। आप देख लीजिए आपको कौन सी प्रॉब्लम है। जो भी प्रॉब्लम है मैं तो कहूंगा कि उसको क्योर करा लेना ही बेहतर रहेगा। क्यों हम टीआर या पीआर लें, डायरेक्ट रेकमेंड हो गए हैं। ठीक है, तो आई होप आप इस वीडियो को समझे होंगे। और आगे किस टॉपिक पे नई वीडियो चाहिए आप कमेंट में डाल दीजिएगा, किस टॉपिक पे मतलब चाहते हैं वीडियो। ठीक है, अच्छी लगे तो लाइक करना यार, सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। फिर आगे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।